राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज मनोविज्ञान का लेक्चर 6 है, जिसमें हम आज पढ़ाएंगे जीन पियाजे का सिद्धांत। इसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो जीन पियाजे ने क्या बताया, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, जीन पियाजे का सिद्धांत ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। तो जीन पियाजे ने बताया कि ज्ञानेंद्रियां जो हैं उनके बारे में बताया उसने। तो विज्ञान के अनुसार ज्ञानेंद्रियों को के जो हैं 5 प्रकार बताए, जबकि मनोविज्ञान के अनुसार उन्होंने 1 प्रकार बताया ज्ञानेंद्रियों का। देखिए, मनोविज्ञान के अनुसार कितना प्रकार? 1 प्रकार, जबकि विज्ञान के अनुसार जो है 5 प्रकार बताए गए हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के 5 प्रकार तो बताए विज्ञान के अनुसार, जबकि मनोविज्ञान के अनुसार जो है जीन पियाजे ने 1 प्रकार बताया। अब विज्ञान के अनुसार 5 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये हमको सत्य का ज्ञान कराते हैं, इस वजह से संज्ञान कहते हैं इनको हम। संज्ञान का मतलब है सत्य का ज्ञान कराते हैं, और इनको हम संज्ञान इस वजह से कह देते हैं। तो ये 5 प्रकार जो हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियों के 5 प्रकार आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये विज्ञान के अनुसार बताए गए हैं साइंस के अकॉर्डिंग। जबकि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग केवल मन को जो है ज्ञानेंद्रिय बताया गया है, अर्थात मन के कारण ही सब कुछ होता है। तो मन को जो है ज्ञानेंद्रिय बताया गया है। तो मन जो है प्राप्त होने वाला ज्ञान असत्य जो है आभासी हो सकता है, असत्य हो सकता है या फिर आभासी भी हो सकता है। तो मन से जो प्राप्त होने वाला ज्ञान है वो असत्य हो सकता है या फिर आभासी हो सकता है। लेकिन जब साइंस के अकॉर्डिंग हम बात करें, आँखों देखा ज्ञान या फिर कानों नाक से महसूस किया हुआ, कानों से जो है सुना हुआ, जीभ से जो है स्वाद जो है वो हमेशा सत्य का ज्ञान कराएगा, और त्वचा जो है वो भी हमको सत्य का ज्ञान कराती हैं। लेकिन मन जो है वो असत्य का ज्ञान करा सकता है और आभासी हो सकता है। तो जीन पियाजे ने बताया कि ज्ञानेंद्रियां विज्ञान के अनुसार 5 प्रकार की और मनोविज्ञान के अनुसार 1 प्रकार की होती हैं। जीन पियाजे की मैं बात करूं तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड जो है एक देश है, तो वहाँ के विद्वान थे, और ये जीव विज्ञान के भी विद्वान माने जाते हैं, अर्थात बायोलॉजी के भी ये विद्वान थे। 1922 से लेकर 1932 तक 10 साल तक लगातार उन्होंने जीव विज्ञान के आधार पर बालक के विकास को स्पष्ट किया। तो बायोलॉजी के आधार पर उन्होंने बताया कि बालक का विकास कैसे कैसे होता है, जैसे कि गैस्टूला, ब्लास्टूला, ये स्टेज उसमें आती हैं बच्चे की। जब जो है युग्मनज जो है धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण करता है, तो तब तक वो अवस्थाएं आती हैं बहुत सारी, तो उस बारे में इन्होंने बताया। तो जीन पियाजे ने बताया कि जीव विज्ञान के आधार पर बालक का विकास कैसे होता है। 1922 से 1932 तक इन्होंने लगातार प्रयोग किए थे, 10 साल तक। जीन पियाजे के द्वारा जो है बालक के विकास को जिस तरह से स्पष्ट करने का प्रयास किया, उसके अनुसार उन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। मतलब बालक के विकास को इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया था, उसी आधार पर जो है इन्हें हम विकासात्मक मनोविज्ञान को, क्योंकि बालक के विकास के बारे में अध्ययन किया, इस वजह से इसको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक हम कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन? जीन पियाजे, क्योंकि बालक के विकास को इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया था। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द आता है स्कीमा। ये शब्द जो है क्वेश्चन इसका आता रहता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि स्कीमा संतुलन, आत्मसातीकरण, समंजन शब्द का प्रयोग जीन पियाजे ने किया। तो जीन पियाजे के द्वारा कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे स्कीमा शब्द काम में लिया गया, संतुलन शब्द, आत्मसातीकरण शब्द, समंजन शब्द, ये शब्द जो है जीन पियाजे ने प्रयोग में लिए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन शब्दों का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा किया गया? स्कीमा, संतुलन, आत्मसातीकरण और समंजन, ये शब्द जीन पियाजे के द्वारा प्रयोग में लाए गए। अब इन शब्दों के अर्थ हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्कीमा शब्द का मतलब क्या होता है। यह एक बायोलॉजी का शब्द है, जीव विज्ञान के शब्द है। सरल भाषा में इसका अभिप्राय होता है क्रिया के समानांतर होने वाली क्रिया। तो क्रिया के समानांतर होने वाली जो क्रिया होती है, जैसे उद्दीपन हमको कोई मिलेगा तो हम उसके प्रति अनुक्रिया करेंगे। उद्दीपन जैसे कि हमको मान लो रोटी दी जाती है, तो हमारे लार आने लगती है रोटी को देख करके। उद्दीपन कौन है? यहाँ पर रोटी है, और अनुक्रिया हमने की, लार आई हमारे। तो मतलब उद्दीपन को देख करके, उद्दीपक को देखकर हमारे मुंह में क्या आई? लार आई। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि हमको जो कोई क्रिया, हमारे सामने जब कोई उद्दीपन दिया जाता है तो हम अनुक्रिया करते हैं। तो स्कीमा का मतलब आप समझ गए होंगे, क्रिया के समानांतर होने वाली प्रतिक्रिया।
तो न्यूटन का थर्ड नियम जो है वो भी यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर उद्दीपन को देख करके अनुक्रिया होती है। तो स्कीमा का मतलब आप समझ गए होंगे, ये उद्दीपन अनुक्रिया के बारे में हमको बताता है। अगला शब्द उन्होंने बताया जीन पियाजे ने, संतुलन या फिर समायोजन या फिर अनुकूलन। अब देखिए संतुलन, समायोजन या अनुकूलन क्या होता है। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या उसके अनुकूलित हो जाना। जैसे कि मान लो जैसे हम बात करें कोई जीव के बारे में, जो मान लो सर्दियों में जैसे कोई जीव कोई जगह पर रहता है और वहाँ के अकॉर्डिंग जो है उस ठंड को वो सहन करने लग जाता है। तो ठंडे इलाकों में रहने वाले जीव ठंड के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, संतुलन में, समायोजन में आना या फिर अनुकूलन में आना। ठीक है, तो अनुकूलित हो जाना, संतुलित या समायोजित हो जाना, उस वातावरण के प्रति हम समायोजित हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। समायोजन को अंग्रेजी में बोलते हैं एडजस्टमेंट। संतुलन का मतलब बैलेंस हो जाना, तो उस वातावरण के प्रति बैलेंस हो जाते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार ही हम अपने आप को ढाल लेते हैं या फिर उसके प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। तो यही होता है संतुलन, समायोजन या अनुकूलन। अब देखिए अनुकूलन में दो प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, एक आत्मसातीकरण और एक समंजन। तो इसके ही प्रकार हैं अनुकूलन या संतुलन या समायोजन के। तो आत्मसातीकरण का मतलब क्या होता है। आत्मसातीकरण का मतलब है जब एक प्राणी या बालक किसी भी नए विचार या अनुभव को अपने पुराने अनुभवों के साथ जोड़ लेता है या फिर उसके साथ अनुकूलित हो जाता है, तो यह आत्मसातीकरण है। मतलब जब एक प्राणी या किसी बालक ने किसी भी नए विचार या अनुभव को अपने पुराने अनुभव के आधार पर जोड़ लिया, तो पुराने अनुभवों के आधार पर कोई नया अनुभव उसने प्राप्त कर लिया, तो उसके प्रति अनुकूलित हो गया वो, तो इसे ही हम कहते हैं आत्मसातीकरण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आत्मसातीकरण क्या होता है, अर्थात इसमें नए विचार या अनुभव को पुराने अनुभव के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लो आप जो है आपने पहले कोई बचपन में अग्नि के हाथ लगाया होगा, आग में जले होंगे, तो बाद में आपको उस पुराने अनुभव को याद करके आता होगा कि यदि अग्नि के हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो इससे क्या होता है, पुराने अनुभवों के आधार पर ही हम नए विचारों को या अनुभवों को अपनाते हैं, उसके पुराने अनुभवों के साथ हम जोड़ते हैं, तो या फिर उसके प्रति हम अनुकूलित हो जाते हैं। तो यही आत्मसातीकरण है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब समंजन क्या होता है। समंजन का मतलब है जब एक व्यक्ति या बालक अपने पुराने अनुभवों का परिमार्जन का मतलब शुद्धिकरण करना, तो अपने पुराने अनुभवों का परिमार्जन नए अनुभवों के अनुसार कर लेता है। मतलब पुराने अनुभवों में वो बदलाव कर लेता है नए अनुभवों के अनुसार और नए विचारों में ढल जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समंजन के नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, अपने पुराने अनुभवों को जो है वो परिमार्जित करके नए अनुभवों को सीख लेता है और उसके अनुसार ही काम करने लग जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी समंजन के बारे में। पुराने अनुभवों में थोड़ा सुधार कर लेता है और नए अनुभवों को जो है सीख लेता है। अब हम बात करेंगे इसमें अगली संज्ञानात्मक विकास के बारे में। जीन पियाजे ने कई अवस्थाएं बताई संज्ञानात्मक विकास की। अब कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाओं के बारे में मैं बात करने वाला हूं। पहली मैं बात करूंगा संवेदी या फिर इसको हम पेशीयगामक अवस्था भी हम कह देते हैं। संवेदी या फिर पेशीयगामक अवस्था जो कि जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। इसके बाद दूसरी अवस्था की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है उनमें पहली संवेदी या पेशीयगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। उसके बाद दूसरी अवस्था की मैं बात करूँगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 साल से लेकर 7 वर्ष तक जब बालक होता है तो उस टाइम ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तीसरी अवस्था की मैं यहाँ पर बात करूँगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 साल से लेकर 11 साल तक के बालक में आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद मैं बात करूँगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 साल से 15-16 साल तक के बालक में होती है। तो ये 4 अवस्थाएं मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद जो है दूसरा सिद्धांत आ जाएगा नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने जो है जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई। इन 4 अवस्थाओं में से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। तो पहली अवस्था जो है संवेदी या पेशीयगामक अवस्था, दूसरी अवस्था कौन सी थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी अवस्था जो है अमूर्त संक्रियात्मक। मूर्त और अमूर्त। पहली जो है पेशीय संक्रियात्मक अवस्था। तो पेशीय संवेदी की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं पेशीय संवेदी संक्रियात्मक अवस्था जो कि जन्म से लेकर 2 साल तक होती है, यह अनुकरण की अवस्था होती है। इस अवस्था में जैसे मान लो बालक ने जन्म लिया और जन्म से लेकर 2 साल तक इस अवस्था में बालक रहता है, संवेदी अवस्था में अर्थात पेशीयगामक अवस्था में।
अब देखिए बालक जो है, संवेदी नाम इसका क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें संवेदनाएं आती हैं, जैसे त्वचा से, आँख से, कान से। जैसे उसके त्वचा के संपर्क से, या फिर आँखों की देखी हुई, या फिर कान से सुनी हुई बातें। मतलब त्वचा, आँख और कान बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं बच्चे के इस अवस्था में। और अनुकरण की मतलब यहाँ पर, अनुकरण का मतलब होता है किसी का पालन करना, अर्थात किसी की नकल निकालना। तो बच्चा इस अवस्था में क्या करता है, जैसे मान लो आप कोलगेट करने लग जाते हो तो बालक भी आपको देखकर कोलगेट करने लग जाएगा। आप मान लो थोड़ा जो है हंसने लग जाते हो तो बालक भी आपको देखकर हंसने लग जाता है, मतलब आपका अनुकरण वो करने लग जाता है। तो संवेदीय पेशीय गामक अवस्था जो होती है, इस अवस्था में बालक जो है अनुकरण करने लगता है। इस वजह से इस अवस्था को हम अनुकरण की अवस्था कहते हैं। त्वचा, आँख व कान इसमें सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं इस अवस्था में। संवेदनाओं के आधार पर इसमें बालक सीखता है, संवेदनाओं के आधार पर, ठीक है। तो संवेदनाओं के आधार पर इसमें बालक सीखता है। संवेदना मतलब आँखों से देख करके, कान से सुन करके, या त्वचा से महसूस कर करके जो है इसमें बालक सीखता है। इस अवस्था में बालक में भाषा का विकास हो जाता है। 2 वर्ष का बालक इसमें बोलने लग जाता है इस अवस्था में, मतलब भाषा को सीखने लग जाता है और बालक 2 वर्ष का बालक जो है बोलने लग जाता है। तो संवेदीय पेशीय गामक अवस्था जो होती है, ये अनुकरण की अवस्था होती है। 0 मतलब जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था होती है। त्वचा, आँख, कान सर्वाधिक सक्रिय, संवेदनाओं के आधार पर बालक सीख जाता है। बालक में भाषा का विकास हो जाएगा और बालक 2 वर्ष का बालक बोलने लग जाएगा। अब एक शब्द आता है यहाँ पर, वस्तु स्थायित्व क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। निश्चित रूप से किसी देखी गई वस्तु या फिर आवाज़ का स्थायीकरण बालक के मस्तिष्क में हो जाना। मान लो बालक ने कोई वस्तु देखी, कोई खिलौना देखा, तो बालक जो है उसको पहचान लेगा, वो उसके दिमाग में स्थायी हो जाता है इस अवस्था में, ठीक है। वस्तु का स्थायित्व हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु उसने देखी तो उसके दिमाग में छप जाती है, वो याद रहती है उसको लंबे टाइम तक। या फिर उसने किसी की आवाज़ सुनी तो पहचान लेता है, ये पापा की आवाज़ है, मम्मी की आवाज़ है। तो इस प्रकार आवाज़ का क्या हो जाता है, उसके मस्तिष्क में स्थायीकरण हो जाता है। इसे ही हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं। तो इस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व की क्षमता पाई जाती है, वस्तुओं का स्थायित्व करने लग जाता है। पहली बात करी थी मैंने संवेदीय पेशीय गामक अवस्था। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि ये संक्रियात्मक जो अवस्थाएं आएंगी, मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक, उससे पहले की अवस्था होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए, पहले मैंने पढ़ी थी पेशीय गामक अवस्था या संवेदी अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, मतलब इसके बाद जो संक्रियात्मक अवस्थाएं आएंगी मूर्त और अमूर्त, तो उससे पहले जो है मूर्त अमूर्त से पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है, जो कि 2 से 7 साल तक ये रहती है। तो पहली मैंने बात करी 0 से मतलब जन्म से लेकर 2 साल तक की, तो पेशीय गामक अवस्था थी, संवेदी अवस्था। अब 2 से 7 साल तक ये अवस्था रहेगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 साल की आयु में बालक में परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। तो बालक जो है परिवार का एक्टिव मोड में जो है सदस्य हो जाएगा, परिवार के लोगों को जानने लग जाता है, तो जो है वो परिवार को पहचानने लग जाता है। तो 2 वर्ष का बालक सक्रिय सदस्य बन जाता है। अब इसमें एक शब्द आता है जीववाद या सजीव चिंतन क्या होता है। तो जीववाद की मैं बात करूंगा, जिसे हम सजीव चिंतन भी कहते हैं। जब एक बालक किसी भी वस्तु को केवल सजीव मानकर ही व्यवहार करता है, जब एक बालक किसी भी वस्तु को सजीव मान लेता है, जैसे कि मान लो उसको लकड़ी मिली तो लकड़ी को भी वो जीवित मानता है, और वो शीशे की तरफ देखता है तो शीशे में बच्चा जो खुद हंसता है तो ऐसा लगता है उसको जैसे कि वो सामने वाला लड़का उसके सामने उसको देख कर हंस रहा है, शीशे में देख कर जब वो हंसता है तो इस वजह से वो हर चीज़ को सजीव मानता है बच्चा इस अवस्था में। पूर्ण संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इस अवस्था में बालक सभी चीज़ों को सजीव मान लेता है, लिविंग मानता है। तो ये ध्यान रखना, जीववाद या सजीव चिंतन, इसमें जो है शब्द एक आता है सजीव चिंतन या जीववाद। तो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है सभी चीज़ों को सजीव मानने लग जाता है और सजीव मान कर ही उनके साथ व्यवहार करता है। अब देखिए, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये 2 प्रकार की होती है, पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंतः प्रज्ञ काल। इसको भी 2 पार्टों में मैंने बांट दिया, 2 से 7 साल तक है ये, एक 2 से 4 में बांट दिया मैंने, एक 4 से 7, अर्थात 2 से 7 है टोटल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें 2 से 7 को भी मैं 2 पार्टों में बांट रहा हूँ इसको, एक तो 2 से 4 तक और एक 4 से 7 साल तक का। तो जब बालक 2 से 4 साल तक का होता है तो उस समय इसको पूर्व प्रत्यात्मक काल कहते हैं, अर्थात बालक इस अवस्था में प्रबल जिज्ञासु रहता है, हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है। जिज्ञासु का मतलब जानने की इच्छा, किसी भी चीज़ को, मतलब प्रबल जिज्ञासा रहती है बच्चे में, हर चीज़ को जानने की इच्छा रखता है कि ये चीज़ क्या है, ये कौन है, ये क्या है, ऐसे कैसे है, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो हर चीज़ के बारे में वो जिज्ञासा रखता है। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 साल तक का होता है और अंतःप्रज्ञ काल जो है 4 से 7 वर्ष तक का होता है, और इस अवस्था को अनुसरण की अवस्था कहते हैं। इसमें भी बालक जो है अनुसरण करने लग जाता है।
जैसे हम बोलेंगे उस बच्चे को कुछ भी तो उसी चीज़ को मानने लग जाता है, उसे कहते हैं हम अनुसरण। तो पहली थी अनुकरण की अवस्था, अनुकरण की अवस्था थी संवेदीय। अनुकरण का मतलब नकल निकालना, लेकिन अनुसरण का मतलब होता है किसी की आज्ञा का पालन करना। इसमें अंतर समझ लेना है आपको, अनुकरण और अनुसरण में क्या अंतर है। तो अंतःप्रज्ञ कार्य 4 से 7 साल तक का होता है, अनुसरण इसमें बच्चा करने लग जाता है, जैसा उसको बोलेंगे वैसा ही वो करने लग जाता है। तो पहली मैंने पढ़ी थी संवेदीय पेशीगामक अवस्था, जन्म से 2 साल तक की होती है, बालक अनुकरण करने लग जाता है, आँख कान नाक ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। और जो है उसमें उसके बाद जो दूसरी अवस्था आई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बालक हर चीज़ को सजीव मानने लग जाता है, और ये 2 साल से 7 साल तक होती है। और इस अवस्था को हम 2 पार्टों में बांट लेते हैं। परिवार का बच्चा सक्रिय सदस्य बन जाता है। 2 प्रकार इसके पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 साल तक प्रबल जिज्ञासु होता है पूर्व प्रत्यात्मक काल में बच्चा, और अंतःप्रज्ञ काल 4 से 7 साल तक का होता है। इसमें अनुसरण इसमें बच्चा करने लग जाता है। और तीसरी जो है अवस्था संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्थाओं में हम बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 साल से लेकर 11 साल तक रहती है। तो बच्चे की 7 साल से 11 साल तक की अवस्था को हम मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। अब देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है इसकी हम बात करें तो इसे पलटावी चिंतन की अवस्था भी हम कहते हैं। बच्चा इसमें जो है चिंतन करने लग जाता है चीज़ों के बारे में, पलटावी चिंतन की अवस्था इसको हम कह देते हैं। सोचने लग जाता है चीज़ों के बारे में, पलट कर जवाब देने लग जाता है उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, पलटावी चिंतन की अवस्था इसको हम कह देते हैं। गणना से संबंधित प्रारंभिक व्यवहार, अच्छा इस अवस्था में बच्चा क्या है कैलकुलेशन से रिलेटेड बातों को सीख जाता है, और जो है इस अवस्था में बालक आसानी से गणना से संबंधित व्यवहार करने लग जाता है, और मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन करने लग जाता है। मूर्त का मतलब जो चीज़ उसने देखी है प्रत्यक्ष रूप में, ठीक है, तो मूर्त वस्तुओं के बारे में भी वो सोचने लग जाता है। और वैचारिक काल की अवस्था इसको कहते हैं, इसमें बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा विचार आते रहते हैं, तो वैचारिक काल की अवस्था भी इसको हम कहते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल तक की होती है। इसे पलटावी चिंतन की अवस्था, वैचारिक काल अवस्था, गणना से संबंधित व्यवहार, मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन। तो मूर्त नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में इस अवस्था में बच्चा जो है चिंतन करने लगता है और गणना से संबंधित चीज़ों को सीख जाता है। पलटावी चिंतन, पलटकर जवाब देने लग जाता है, किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाता है पलटकर। तो और वैचारिक काल की अवस्था इसको हम कह देते हैं। चौथी अवस्था यहाँ पर आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष से 15 साल तक, 15-16 साल तक का बच्चा जो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, 11 से 15-16 साल तक। तो पूर्ण परिपक्वता की अवस्था इसको हम कह देते हैं, पूर्ण रूप से बच्चा इसमें परिपक्व हो जाता है। अमूर्त चिंतन इसमें बच्चा करने लग जाता है, मतलब जो वस्तुएं उसको दिखाई नहीं देती हैं कल्पनात्मक रूप में सोचने लग जाता है। अमूर्त का मतलब जो उसे दिखाई नहीं देती उन चीज़ों को भी सोचने लग जाता है, अमूर्त रूप में चिंतन करने लग जाता है। और बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास जो है 15-16 साल की अवस्था तक हो जाता है। तो मतलब ज़्यादातर बुद्धि जो है, अधिकतम बुद्धि का विकास जो है 15-16 साल की अवस्था तक हो जाता है। तार्किकता जो है, लॉजिक, हर चीज़ के लॉजिक का जो है उसमें विकास हो जाता है, हर चीज़ के बारे में लॉजिक देखता है वो, तो तार्किकता का उसमें उच्चतम स्तर आ जाता है इस अवस्था में। मतलब तार्किकता का मतलब हर चीज़ का लॉजिक जानने लग जाता है बच्चा कि ये क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, हर चीज़ का लॉजिक जवाब चाहिए उसको, तार्किकता आनी चाहिए उसमें, हर चीज़ का तर्कपूर्ण जवाब देने लग जाता है, तार्किकता उसके मन में आ जाती है। तो ये 4 अवस्थाएँ मैंने आपको बताई हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है बात करी यहाँ पर जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। जीन पियाजे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जीन पियाजे के सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसके बारे में पूछा जाता है। ये स्विट्जरलैंड के एक विद्वान थे, बायोलॉजी के एक ज्ञाता थे, और इन्होंने 5 जो है इन्होंने इंद्रियों के ज्ञानेंद्रिय जो है 5 प्रकार की बताई विज्ञान के अनुसार, और 1 प्रकार की बताई मनोविज्ञान के अनुसार। 5 प्रकार जो हैं वो साइंस के अनुसार बताए गए, जबकि 1 प्रकार जो है वो मनोविज्ञान के अनुसार बताया गया, साइकोलॉजी के अनुसार बताया गया। और जबकि 5 प्रकार किसके अनुसार बताए गए, विज्ञान या साइंस के अनुसार बताए गए। 5 प्रकारों में आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा वगैरह बताई गई, जबकि 1 प्रकार में मन को बताया गया। ठीक है, मन हमेशा असत्य और आभासी हो सकता है, क्योंकि मन के द्वारा जो चीज़ महसूस की जाती है वो असत्य हो सकती है, झूठी हो सकती है, या फिर आभासी या फाल्स हो सकती है। जबकि जो हमारी आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ वगैरह जो होती हैं, इनके द्वारा जो चीज़ महसूस या सुनी या देखी जाती है वो हमेशा सत्य का ज्ञान हमको कराती है। अब जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे ने जो है इसकी कई अवस्थाएं बताई संज्ञानात्मक विकास की।
संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं उसने बताई 15-16 साल तक का बालक जो होता है वहाँ तक की उसमें बताई। जन्म से लेकर 15-16 साल तक की अवस्थाओं को संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कहते हैं। अब उसने 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था उसने बताई संवेदीय या फिर पेशीय गामक अवस्था, संवेदीय अवस्था, इसका नाम उसने बताया पेशीय गामक अवस्था भी से कहा गया है, आपको ध्यान रखना है, पेशीय गामक अवस्था। अब ये जो है मतलब जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था होती है पेशीय गामक अवस्था। इसमें आँख नाक कान ज़्यादा सक्रिय रहते हैं बच्चे के, और इसमें अवस्था जो है हर चीज़ का अनुकरण करने लग जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अनुकरण की उसमें जो है विकास हो जाता है, हर चीज़ की नकल करने लग जाता है बच्चा, अनुकरण करने लग जाता है। ठीक है। वस्तु स्थायित्व हो जाता है, वस्तुओं को एक बार देखने के पश्चात बालक जो है पहचानने लग जाता है, वस्तुओं का स्थायित्व इस अवस्था में आ जाता है। अगली अवस्था की मैं बात करूं तो दूसरी अवस्था जो है वो आती है यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व, क्योंकि संक्रियात्मक अवस्था आएंगे इसके बाद, तो उनसे पहले की जो अवस्था है उसको नाम दे दिया गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मैं बात करूं तो ये 2 साल से लेकर 7 साल तक की होती है, और इस अवस्था में बालक जो है हर चीज़ को सजीव मानने लग जाता है और उनके साथ सजीव मान कर ही उनका व्यवहार करने लग जाता है। और इस अवस्था में बालक जो है परिवार का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। और इसलिए 2 प्रकार की अवस्था होती है, इसको 2 पार्टों में मैंने बांट दिया, एक 2 से 4 साल तक में और एक 4 से 7 साल तक। 2 से 4 साल तक की अवस्था को पूर्व प्रत्यात्मक काल और 4 से 7 साल तक की अवस्था को मैंने पूर्ण प्रज्ञ काल बता दिया। जो पूर्व प्रत्यात्मक काल होता है उसमें बालक में प्रबल जिज्ञासा होती है हर चीज़ के बारे में, जबकि दूसरा जो 4 से 7 साल तक होता है अंतःप्रज्ञ काल, इस अवस्था में बालक जो है अनुसरण करने लग जाता है, अनुसरण, अपने बड़ों का अनुसरण करने लग जाता है। तीसरी अवस्था की मैं बात करूं तो तीसरी अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त, पहले मूर्त आएगी फिर अमूर्त आएगी। तो मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था आएगी ये होती है 7 साल से लेकर 11 साल तक की अवस्था। तो 7 से 11 वर्ष तक बालक में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है। इस अवस्था में क्या होता है मूर्त वस्तुओं के बारे में बालक जो है विचार करने लग जाता है। मूर्त मतलब जो उसने आंखों देखी चीज़ें हैं उनके बारे में विचार करने लग जाएगा। और बालक में जो है वैचारिक काल की इसको अवस्था कहते हैं, क्योंकि बालक में इस अवस्था में बहुत ज़्यादा विचार आने लग जाते हैं, तो वैचारिक काल की अवस्था भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, वैचारिक काल की अवस्था इस अवस्था को कहा जाता है। पलटावी चिंतन की अवस्था भी इसको हम कह देते हैं। इसमें बच्चा पलट कर जवाब देने लग जाता है और चिंतन करने लग जाता है, तो पलटावी चिंतन की अवस्था भी इस अवस्था को हम कह देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, पलटावी चिंतन, तो पलटावी चिंतन की अवस्था भी इस अवस्था को कह देते हैं। और एक अवस्था और आती है आपकी मूर्त के बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 साल से लेकर के और ये होती है 15-16 साल तक। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 15 से 16 साल तक की होती है। 11 से लेकर के 15-16 साल तक की अवस्था जो होती है उसे हम कह देते हैं 11 से 15-16 साल तक, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है। अमूर्त वस्तुओं के बारे में बालक सोचने लग जाएगा, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा, अमूर्त चिंतन करने लग जाएगा, बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाएगा 15-16 साल तक, और तार्किकता का उसमें विकास हो जाता है। और जो मूर्त संक्रियात्मक थी उसमें बच्चा जो है गणना से संबंधित चीज़ों को भी सीख जाता है। तो ये हो गया आपका जीन पियाजे का सिद्धांत, जो कि पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। अगली अवस्था की मैं बात करता हूँ, अगले काल की मैं बात करता हूँ, अगले सिद्धांत की, वो है नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। देखिए कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया। नैतिकता के बारे में बताया गया है कि बच्चे में नैतिकता किस प्रकार, मोर्टेलिटी किस प्रकार बालक में विकसित होती है। तो नैतिकता के बारे में एक सिद्धांत जो दिया गया, नैतिक विकास का सिद्धांत, वो कोहलबर्ग नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया, जबकि नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। कोहलबर्ग एक अमेरिका के विद्वान थे, 1958 में जो है इन्होंने ये सिद्धांत दिया। बाद में इसमें 1981 में संशोधन हुआ और वर्तमान में जो है 1984 ईस्वी में इसको प्रतिपादित किया गया। तो वर्तमान रूप जो है इसका 1984 में है। तो 3 डेट याद रखनी है, सबसे पहले 1958, उसके बाद 1981 संशोधन, 1984 वर्तमान में जो है ये 1984 में जो है इसको जो है नया रूप दिया गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत 1958 में दिया गया, अमेरिका का विद्वान, 1981 में संशोधन हुआ और 1984 में वर्तमान में प्रतिपादित किया गया। इसमें क्योंकि 1984 में बहुत सारी अवस्थाओं का वर्णन किया गया, कौन कौन सी नैतिक विकास की अवस्था, उन सभी का वर्णन 1984 में किया गया। तो कोहलबर्ग की मैं बात करूं तो कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रकार की कहानियों के द्वारा बालक को
जो है नैतिक आचरण विकास के संदर्भ में दिशा देने का प्रयास किया। मतलब उन्होंने नैतिकता के बारे में बताया कि मनुष्य में नैतिकता होनी ज़रूरी है। तो बच्चे को जो है कहानियों के माध्यम में से जो है बालक को नैतिक आचरण सिखाया और उनके विकास के संदर्भ में दिशा देने का प्रयास किया और स्वयं ने यह सब समझने की कोशिश की तथा उसी के आधार पर कोहलबर्ग के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। मतलब कोहलबर्ग ने खुद ने प्रयोग किया इस आधार पर किस प्रकार बालक में नैतिकता लाई जाए, नैतिक आचरण लाई जाए। कहानी बच्चों को सुनाता रहा, सुनाने के पश्चात उसने बच्चों को कहानियाँ जब सुनाई तो उनमें धीरे धीरे नैतिकता का विकास होने लग गया। और 1984 ईस्वी में कोहलबर्ग ने जो है साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक लिखी। साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट नामक पुस्तक जो लिखी कोहलबर्ग ने, उसमें उन्होंने नैतिक विकास की कुछ अवस्थाओं का वर्णन किया। तो साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट नाम से एक पुस्तक लिखी। मोरल शब्द का मतलब होता है नैतिक, ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब विकास, मतलब नैतिक विकास की पुस्तक थी ये, नैतिक विकास के बारे में, साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब एक प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है हैज की दुविधा, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित रही है। हैज की दुविधा सबसे ज़्यादा चर्चित रही है, तो ये आपको ध्यान रखना। उसने एक कहानी सुनाता था कोहलबर्ग जिसका नाम था हैज की दुविधा। तो हैज की जो दुविधा नाम से एक कहानी थी जिससे बच्चे में नैतिकता का विकास हुआ था। तो ये कहानी जो है उनकी प्रसिद्ध कहानी थी कोहलबर्ग की, जिसे वो बच्चों को सुनाता रहता था। अब उन्होंने कुछ अवस्थाएं बताई नैतिक विकास की, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले इसकी अवस्थाओं की। तो इसमें आती है इसकी नैतिक विकास में पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, जिसे हम प्री कन्वेंशनल के नाम से जानते हैं। पूर्व परंपरागत, ठीक है, पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी या प्री कन्वेंशनल, ये जो अवस्था है 3 से लेकर के 9 साल तक की आयु का जब बालक होता है तो उसमें जो है पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था होती है और प्री कन्वेंशनल स्टेज इसको हम बोलते हैं। 3 से लेकर 9 साल तक की अवस्था होती है पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था। इस अवस्था में भी नैतिक आचरण 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए इस अवस्था को 2 चरणों में विभाजित किया गया। तो पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता, और दूसरी में बात करता हूँ यहाँ पर साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुखता। साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुखता, तो दंड या आज्ञा पालन, मतलब दंड के द्वारा इसमें बच्चे पर आज्ञा पालन करवाया जाता है। दूसरे प्रकार में पुरस्कार देकर के बच्चे को आज्ञा का पालन, जैसे कि मान लो कोई बच्चा जो है नटखटी है, वो मानता नहीं है, तो उसको जो है दंड दे करके उस बच्चे को उसमें भय ला करके उस बच्चे को एक नैतिकता का उसमें विकास किया जाए। तो दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता में क्या किया जाता है कि इस अवस्था में एक बालक केवल दंड के भय से ही या अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करने के आधार पर ही नैतिक जो है उसमें विकास हो पाता है, नैतिक आचरण प्रदर्शित करेगा। तो जैसे कि स्कूल में कोई बालक जो है नैतिक आचरण नहीं करता तो उसमें अध्यापक जो है उसको डंडे मारता है, जिससे उसमें नैतिक आचरण आते हैं। तो कई बार जो है दंडात्मक आज्ञा पालन उन्मुखता भी सही बताई गई है। 3 से 6 साल के बालक में ये अवस्था आती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बात करी पूर्व परंपरागत अवस्था 3 से 9 साल, तो इसको भी मैंने 2 पार्टों में बांटा है, 3 से 6 साल और 6 से 9, ठीक है। 3 से 6 साल तक की जो होती है उस अवस्था को दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता, और 6 से 9 वाली को जो है साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुखता कहते हैं। दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता में दंड का सहारा लिया जाता है, जबकि साधनात्मक जो पुरस्कार उन्मुखता होती है उसमें 6 से 9 साल तक का बालक इसको प्रदर्शित करता है। जब एक बालक पुरस्कार प्राप्ति के लालच से नैतिक आचरण करने लगता है तो उसमें अपना भला वो समझने लग जाता है। वो सोचता है कि मैं जो है मुझे पुरस्कार दिया जाएगा, मैं अच्छा काम करूंगा। तो बच्चे सोचते हैं ना कि उनको पुरस्कार कब मिलेगा, जब वो अच्छे आचरण करेंगे तो उनको स्कूल में पुरस्कार दिया जाएगा कि ये बहुत अच्छा लड़का है, उस हिसाब से बेस्ट जो है बॉय का अवार्ड दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो है बच्चा पुरस्कार के लिए जो है नैतिक आचरण प्रदर्शित करने लगता है, उसी में अपना भला वो समझने लग जाता है। इस प्रकार को हम कहते हैं साधनात्मक, मतलब किसी साधन के लिए, मतलब किसी पुरस्कार के लिए इसमें जो है बच्चा नैतिक आचरण करता है। इस वजह से इसको साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुखता कहते हैं। तो 6 से 9 साल तक का बच्चा ये प्रदर्शित करता है। तो पहले मैंने बात करी पूर्व परंपरागत अवस्था या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, प्री कन्वेंशनल। इसके 2 प्रकार मैंने यहाँ पर बताए हैं, एक तो दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता, दूसरी जो है साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुखता। दूसरा प्रकार इसका जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा प्रकार यहाँ पर है परंपरागत अवस्था, जिसे हम रूढ़िवादी अवस्था या कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, जो कि 9 से 15 साल तक के बालक में यह अवस्था पाई जाती है। तो यहाँ पर परंपरागत या रूढ़िवादी या कन्वेंशनल जो स्टेज है वो 9 साल से लेकर 15-16 साल तक के बालक में अवस्था पाई जाती है।
इसमें क्या होता है, एक अच्छा बालक या अच्छा बालिका उन्मुखता, मतलब इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि अच्छा बालक या अच्छा बालिका उन्मुखता, दूसरी सामाजिक व्यवस्था की उन्मुखता। और यहाँ पर मैंने बात करी है अच्छा बालक या अच्छी बालिका, मतलब इसमें बालक जो है अच्छा होने का प्रयास करेगा, बालिका जो है अच्छी बालिका बनने का प्रयास इसमें करेगी। 9 से 12 साल तक ये जो है अच्छा बालक या बालिका उन्मुखता रहती है। और इस अवस्था में बालक या बालिका अपनी प्रशंसा को सुनने के प्रयास में नैतिक आचरण प्रदर्शित करने लगती है। मतलब बालक या बालिका को जब अच्छी उनकी प्रशंसा बढ़ाई की जाती है कि ये बालक अच्छा है, बालिका अच्छी है, तो उस प्रशंसा को सुनने के लिए वो अच्छा आचरण करने लग जाते हैं। इस वजह से इस उन्मुखता को हम क्या कहते हैं, अच्छा बालक या अच्छा बालिका उन्मुखता 9 से 12 साल तक के बच्चे में ये पाई जाती है। 9 से 15 साल तक जो है वो परंपरागत अवस्था आती है। इसको 2 पार्टों में बांटा मैंने, एक तो 9 से 12 साल तक, एक 12 से 15 साल। ठीक है, 9 से 12 साल, 12 से 15 साल। 9 से 12 साल तक की अवस्था अच्छा बालक या अच्छा बालिका उन्मुखता, और जो है 12 से 15 साल तक की अवस्था को हम क्या कह देते हैं, सामाजिक व्यवस्था की उन्मुखता। इस चरण की आयु वर्ग के लोग जो है परिपक्व हो जाते हैं और सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की उन्मुखता से ही कार्य करने लग जाते हैं। अर्थात समाज के इस वर्ग के जो बच्चे होते हैं, लोग जो होते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि 12 से 15 साल तक का जब बच्चा होता है तो मैच्योर होने लग जाता है और सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की उन्मुखता से ही कार्य करना, अर्थात समाज में जो कार्य चल रहे होते हैं, जो व्यवस्थाएं चल रही होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही वो कार्य करने लग जाता है। ये मतलब उसके साथ जो अच्छे लड़के रहते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाता है, और जैसे समाज में जो व्यवहार होते हैं उसी अकॉर्डिंग जो है बच्चा व्यवहार करने लग जाता है, सामाजिक परंपराओं को जानने लग जाता है। तो इस वजह से इस अवस्था को हम सामाजिक उन्मुखता की अवस्था कहते हैं। तो मैंने पहले पढ़ाया आपको पूर्व परंपरागत अवस्था या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था या प्री कन्वेंशनल। दूसरे मैंने बताई आपको परंपरागत या रूढ़िवादी या कन्वेंशनल स्टेज। पहली जो थी पूर्व परंपरागत वाली वो 3 साल से 9 साल तक थी, फिर उसको 2 पार्टों में मैंने बांटा था। उसको 103 से 6 साल तक की अवस्था दंडात्मक या आज्ञा पालन उन्मुखता, और दूसरी थी साधनात्मक या फिर जो है पुरस्कार उन्मुखता, जो कि थी 6 से 9 साल तक। उसके बाद परंपरागत अवस्था थी, परंपरागत या फिर रूढ़िवादी भी इसको हम कह देते हैं, जो कि 9 से 15 साल तक थी, जिसमें अच्छा बालक या अच्छा बालिका उन्मुखता 9 से 12 तक थी, और सामाजिक व्यवस्था की उन्मुखता 12 से 15 वर्ष तक थी। उसके बाद तीसरा जो प्रकार है इसका वो है उत्तर परंपरागत, मतलब परंपरागत के बाद। पहली थी परंपरागत से पहली वाली पूर्व परंपरागत, उसके बाद परंपरागत के बाद, उत्तर शब्द का मतलब होता है बाद, तो परंपरागत के बाद की अवस्था उत्तर परंपरागत, और पश्च रूढ़िवादी के नाम से इसको पोस्ट कन्वेंशनल कहते हैं। पश्च का मतलब पोस्ट, मतलब बाद में, तो यहाँ पर जो है उत्तर परंपरागत, पश्च रूढ़िवादी या फिर पोस्ट कन्वेंशनल के नाम से इसको हम जानते हैं। 15 वर्ष से अधिक का जो बच्चा होता है, अधिक साल का, वो इस अवस्था को दर्शाता है। तो इस अवस्था में व्यक्ति परिपक्व हो जाएगा और इसलिए वह परंपराओं से ऊपर उठ करके आचरण करने लग जाता है। इसमें क्या है कि परंपराओं को नहीं मानने लगता है। इस अवस्था में बालक जो है परंपराओं से हट करके जो है वो कार्य करने लग जाता है, और वह जो है परंपराओं से ऊपर उठ करके आचरण करने लग जाता है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं अगला प्रकार जो है इसका, जो परंपरागत पश्च परंपरागत जो अवस्था है, या फिर जैसे हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल, ये जो है 2 प्रकार यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ इसके। पहला जो है सामाजिक बंधन उन्मुखता। सामाजिक बंधन उन्मुखता जो है 15 से 18 साल तक की होगी, और अगली जो है वो 18 साल से अधिक की होगी, सार्वत्रिक नीति उन्मुखता। तो पहली मैंने बात करी यहाँ पर पश्च परंपरागत जो है पश्च रूढ़िवादी, उसमें सामाजिक बंधन इसको 2 पार्टों में बांटा गया, सामाजिक बंधन उन्मुखता, सार्वत्रिक नीति उन्मुखता। तो सामाजिक जो बंधन उन्मुखता है, इस चरण में वह पूर्ण परिपक्व हो जाने के कारण क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए आदि पर विचार करते हुए आचरणों को प्रदर्शित करने लग जाता है। मतलब सही गलत के बारे में वो बच्चा जानने लग जाएगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, इन चीज़ों को विचार उसके मन में आने लग जाते हैं, और सामाजिक बंधनों को ध्यान में रख करके आचरण करने लग जाता है सामाजिक बंधन उन्मुखता में। उसके बाद सार्वत्रिक नीति उन्मुखता आती है, जो कि 18 साल से अधिक का बालक इसमें दर्शाता है, और इस चरण में व्यक्ति जो है सार्वभौमिक व्यवहार की नीति को ध्यान में रखते हुए अच्छे नैतिक आचरण व्यवहार को अपना लेता है। तो सार्वत्रिक नीति उन्मुखता क्यों कहते हैं इसमें मतलब बच्चा जो है सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल जो बिहेवियर होता है उसकी नीति का ध्यान में रखता है और अच्छे नैतिक आचरणों को प्रदर्शित करने लगता है। मतलब हमारे ब्रह्मांड में जो नैतिक जो व्यवहार चल रहे हैं और उस प्रकार जो यूनिवर्स के अनुसार जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनका पालन करने लग जाता है और अच्छा आचरण इसमें प्रदर्शित करने लग जाता है। 18 साल से अधिक की इस अवस्था को हम कहते हैं। और उसके बाद इस सिद्धांत के हम निष्कर्षों की मैं बात करूं तो कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाओं को अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो कोहलबर्ग की कितनी अवस्थाएं नैतिक विकास की? 3 अवस्थाएं, यह आपको ध्यान रखना है।
तो ये 3 अवस्थाएं पूछी जाती हैं, जबकि जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं थी और इसकी कोहलबर्ग की कितनी अवस्थाएं? कोहलबर्ग की हैं 3 अवस्थाएं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में प्रतिपादित किया। पहली अवस्था कौन सी थी इसकी? पूर्व परंपरागत अवस्था या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था या प्री कन्वेंशनल। उसके बाद उसके 2 प्रकार बांटे थे इसने, पुरस्कार उन्मुक्ता और जिसे हम साधनात्मक उन्मुक्ता भी कहते हैं। दूसरी थी दंडात्मक या आज्ञात्मक उन्मुक्ता। उसके बाद इस दूसरी अवस्था आती है जिसे हम कहते हैं रूढ़िवादी अवस्था है, परंपरागत अवस्था जिसे कन्वेंशनल कहते हैं, जो कि बच्चे में जो है इसमें बात करें पूर्व रूढ़िवादी के बाद जो है कौन सी आई थी? रूढ़िवादी अवस्था, जिसे हम परंपरागत अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को जो है 9 से 15 साल तक की अवस्था, 9 से 12, 12 से 15, ठीक है। इसमें 2 प्रकार थे, एक तो था परंपरागत, इसमें अच्छे बालक या बालिका उन्मुक्ता, दूसरी सामाजिक व्यवस्था की उन्मुक्ता। उसके बाद तीसरी अवस्था आई थी उत्तर परंपरागत या पश्च रूढ़िवादी, जो 15 साल से अधिक थी। 15 से 18 साल तक की जो थी सामाजिक बंधन उन्मुक्ता, इसका पहला प्रकार था। दूसरी थी सार्वत्रिक नीति उन्मुक्ता, 18 वर्ष से अधिक। तो इसका पहला सिद्धांत जो था, इसका जो पहला निष्कर्ष निकलता है उसमें ये बताया गया है कि कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाओं को जो है उसमें अपने सिद्धांत 3 अवस्थाओं में प्रतिपादित किया। दूसरी मैं बात करता हूँ, कोहलबर्ग के द्वारा दी गई नैतिक विकास की जो प्रत्येक अवस्था है उसमें 2 चरण बताए गए हैं, जिनके अनुसार नैतिक विकास के 6 चरण वर्णित किए गए हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं और 3 अवस्थाओं में भी हर अवस्था में जो है 2 चरण बताए हैं। तो टोटल चरण कितने हो गए तीनों अवस्थाओं में? एक अवस्था में 2 चरण थे, 3 प्रकार थे उसके, एक अवस्था में 2 चरण, तो 3 अवस्थाओं में कितने हो गए? 6 चरण हो जाते हैं, क्योंकि 3 अवस्थाओं में, हर अवस्था में इसके 2 चरण थे। जैसे पूर्व परंपरागत में 2 चरण थे इसके, दंड या आज्ञात्मक, और दूसरी थी साधनात्मक पुरस्कार उन्मुक्ता, तो 2 प्रकार वो हो गए। अगला जो था परंपरागत या रूढ़िवादी, उसमें भी 2 थे, 2 प्रकार थे उसके भी, और अच्छा बालक या बालिका उन्मुक्ता, और दूसरा प्रकार इसका जो था वो जो है दूसरा प्रकार भी इसका जो है जो सामाजिक बंधन से रिलेटेड था, शायद इसका सामाजिक व्यवस्था की उन्मुक्ता था। उसके बाद उत्तर परंपरागत या पश्च रूढ़िवादी जो था उसमें भी 2 प्रकार थे, सामाजिक बंधन उन्मुक्ता और सार्वत्रिक नीति उन्मुक्ता। इस प्रकार 6 चरण इसमें आ जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कोहलबर्ग की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। कोहलबर्ग के टोटल कितने चरण? 6 चरण हो गए। एक अवस्था में कितने चरण? 2 चरण। सभी अवस्थाओं में कितने चरण? टोटल 6 चरण। अगला यहाँ पर आएगा संवेगात्मक विकास की हम बात करेंगे। तो साथियों, यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है मैंने 2 चरण, उनको जो है आप तैयार करें, याद करें, बार बार नोट्स को पढ़ें और अपने जो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। तो यहीं पर जो है इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।